प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वाच्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को वाच्य की परिभाषा बता दिया था। आज मैं आप लोगों के समक्ष वाच्य के प्रकार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और उसका किस तरह से प्रयोग होता है, उसके नियम क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है, ये सब मैं आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वाच्य वाच्य क्या होता है कि वाच्य बोलने या कहने का विषय होता है। बोलने या कहने के विषय को वाच्य कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, जैसा कर्ता होता है वैसी ही उसकी क्रिया होती है। अगर कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष में है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग होती है। इस तरह से वाच्य के प्रयोग होते हैं। वाच्य तीन प्रकार का होता है। वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार, वाच्य तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। वाच्य तीन प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। और जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन का प्रयोग होता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया अकर्मक एक वचन अन्य पुरुष में होती है, वहां पर भाववाच्य होता है। तो अब हम कर्तृवाच्य पढ़ेंगे। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं।
कर्तृवाच्य में कभी कर्म उपस्थित होता है, कभी अनुपस्थित होता है, और यह गौण होता है, यानी अप्रधान होता है। इसमें क्रिया अकर्मक या सकर्मक कोई भी हो सकती है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाती है, वहां पे कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कभी कर्म उपस्थित होता है, कभी नहीं होता है, और कभी क्रिया अकर्मक होती है और कभी सकर्मक होती है। जैसे राजीव पढ़ता है, वह सोता है। यहां पर जो क्रिया है अकर्मक है, यानी यहां पर कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए क्रिया अकर्मक है। राजीव पढ़ने की क्रिया कर रहा है, क्या पढ़ रहा है यह पता नहीं। वह सोता है, सोने की क्रिया हो रही है, यहां पर अकर्मक क्रिया है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव खाना खाता है, गीता आम खाती है। ये सब सकर्मक हैं। यहां पर पुस्तक कर्म है, खाना भोजन कर्म है, आम कर्म है, और इसमें
कर्ता प्रधान है। कौन पुस्तक पढ़ता है? तो राजीव। राजीव कर्ता है। इसमें कर्ता की प्रधानता है। राजीव खाना खाता है, गीता आम खाती है। इस तरह से जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के लिंग पुरुष के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है, यहां पर राजीव एक वचन पुल्लिंग है, तो यहां भी पढ़ता जो क्रिया है एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग की गई है। यहाँ गीता, गीता स्त्रीलिंग है एक वचन, तो खाती क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयोग की गई है। इस तरह से जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का प्रयोग होता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। और कर्तृवाच्य में कभी जो है क्रिया अकर्मक होती है, कभी सकर्मक होती है। कर्तृवाच्य की पहचान। इसमें कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार, तथा पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन तथा पुरुष प्रयोग होता है। अर्थात यदि कर्ता एक वचन, कर्ता एक वचन पुल्लिंग प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग और प्रथम पुरुष की होगी। कर्तृवाच्य की जो पहचान होती है वह यह होती है कि यदि कर्ता एक वचन पुल्लिंग और किसी भी पुरुष में है, वह प्रथम पुरुष में है, उत्तम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, तो क्रिया भी उसी के वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे जैसे माँ खाना बनाती है, घोड़ा तेज दौड़ता है, बच्ची रो रही है,
बकरी दूध देती है। यहां पर मां स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग है। घोड़ा पुल्लिंग है, दौड़ता पुल्लिंग में प्रयोग है। बच्ची स्त्रीलिंग है, रो रही है, स्त्रीलिंग क्रिया हो गई। और बकरी, बकरी जो है कि स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग की गई है। इस तरह से कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्ता के पुरुष लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का प्रयोग होता है। अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होती है। क्रिया के जो लिंग पुरुष और वचन होते हैं वह कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ कर्ता अप्रधान होता है, यहाँ पर मुख्य होता है कर्म, और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्ता गौण हो जाए, अप्रमुख हो जाए, वहां पर कर्मवाच्य होता है। और यदि वाक्य में कर्ता का प्रयोग हुआ है तो वहां पर कर्ता के बाद से, वहां पर कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे
मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन द्वारा या मोहन के द्वारा एक ही बात है। यहाँ मोहन के द्वारा या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, एक ही बात है। यहाँ पर मोहन जो कर्ता है यह अप्रधान है और पुस्तक प्रधान है। यहाँ पर क्रिया का लिंग, यहाँ पर क्रिया का जो लिंग है, वचन है और पुरुष है, वह कर्ता के अनुसार परिवर्तित न होकर के कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि यहाँ मोहन जो है पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ क्रिया पढ़ी जाती है प्रयोग की गई है, वह पुस्तक के अकॉर्डिंग प्रयोग की गई है, मोहन के अनुसार नहीं। यह पुस्तक के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए पढ़ी क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयोग की गई है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाती है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। अगला उदाहरण देखिए, सीता से गीत गाया जाता है। सीता से गीत गाया जाता है। यहाँ पर गीत गाया जाता है, गीत पुल्लिंग, इसलिए गाया जाता है, जो कि सीता स्त्रीलिंग है। यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं की गई है, यहाँ क्रिया पुल्लिंग में प्रयोग की गई है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है, अतः यहाँ पर कर्मवाच्य है। छात्रों द्वारा निबंध लिखा छात्रों द्वारा निबंध लिखा गया। यहाँ निबंध लिखा गया पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पुस्तक जो है वह स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी पढ़ी गई स्त्रीलिंग में प्रयोग की गई है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में प्रयोग की जा रही है। माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, माँ स्त्रीलिंग है, लेकिन यह अप्रधान है, यहाँ पर खाना मुख्य है और यह पुल्लिंग है, तो यहाँ बनाना क्रिया भी पुल्लिंग में प्रयोग की गई है। यह कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है।
किसानों के द्वारा फसल काट ली गई। फसल स्त्रीलिंग है, इसीलिए काट ली गई स्त्रीलिंग क्रिया प्रयोग की जा रही है। किसान पुल्लिंग है, लेकिन यह गौण है, अप्रमुख है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्म की पहचान। कर्म की पहचान इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा या द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होता है। कर्म की पहचान यह है कि इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा या द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। यानी करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर्ता के साथ होता है। क्योंकि यह अप्रधान होता है, इसलिए कर्ता के साथ कर्मवाच्य में सदैव से या के द्वारा या केवल द्वारा का प्रयोग अवश्य होता है। और दूसरा इसकी पहचान है कि इसमें जो है कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का जो है लिंग, वचन और पुरुष प्रयोग होता है। अगर कर्म एक वचन पुल्लिंग प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग और प्रथम पुरुष में ही होगी। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है, न तो कर्म की प्रधानता होती है, अपितु इसमें भाव की प्रधानता होती है और क्रिया सदैव अकर्मक एक वचन अन्य पुरुष में होती है। यहाँ पर जिस तरह से कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान था, लेकिन भाववाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है और क्रिया सदैव अकर्मक होती है और एक वचन अन्य पुरुष में होती है। भाव का शाब्दिक अर्थ है भाव का शाब्दिक
अर्थ है क्रिया। जब वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, वहाँ भाववाच्य होता है। भाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है क्रिया। जब वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है, जब वाक्य में कर्ता या कर्म प्रधान न हो बल्कि अकर्मक क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, अकर्मक क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। यानी भाववाच्य वहां होता है जहां पर भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की कोई प्रधानता नहीं होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता, हमसे उतना कष्ट, हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता। यहां पर करा कि मोहन से या मुझसे चला नहीं जाता। यहां पर चला नहीं जाता यह भाव है, गाया नहीं जाता यह भी उससे गाया नहीं जाता। यानी यहाँ पर भाव की प्रधानता है और अकर्मक क्रिया की प्रधानता है। यहाँ पर राम से खाया नहीं जाता, इसमें इन सभी वाक्यों में कर्म नहीं है, कर्म अनुपस्थित है। इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अगर इसमें कर्म उपस्थित हो जाएगा
तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस वाक्य में कर्ता और कर्म अप्रधान हो और अकर्मक क्रिया का भाव प्रधान होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य की पहचान, भाववाच्य की पहचान, भाववाच्य की पहचान प्रायः कर्ता के साथ से विभक्ति जोड़ते हैं। प्रायः कर्ता के साथ से विभक्ति जोड़ते हैं। दूसरा, भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग सदैव पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में होता है। तीसरा, भाव केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। भाववाच्य की जो पहचान है उसमें प्रायः कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य क्रिया का प्रयोग सदैव पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में होता है और भाव में केवल अकर्मक क्रियाएं ही आती हैं, सकर्मक क्रियाएं नहीं आती हैं। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता। सोहन से चला नहीं जाता। इस तरह से आप लोगों को मैंने वाच्य के प्रकार पे विस्तृत जानकारी प्रदान की। आशा है कि आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वाच्य परिवर्तन लेकर आऊँगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य से भाववाच्य में किस तरह से परिवर्तन होता है। ये सब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। धन्यवाद।